हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। प्रजनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट 2 है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग 150 प्रश्नों को कवर करेंगे। 50 प्रश्नों को हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर किया था। इस पार्ट 2 में हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 100 तक। बाकी के 50 सवाल हम लोग पार्ट 3 में करेंगे, लेकिन जो पार्ट 3 है वो आएगा अब दिवाली के बाद। आज है शनिवार और अगला वीडियो आएगा दिवाली के बाद। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ ऐप पर अपलोड किया जाता है। अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए। लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप को डाउनलोड करने के बाद, साइन अप करने के बाद ये फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाना। सारे पीडीएफ आपको इसी वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। ठीक, आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो और उसका चाहो तो प्रिंट भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आवृत्ति बीजी, जिसे हम लोग इंग्लिश में एंजियोस्पर्म बोलते हैं, पौधों के जननांग कहाँ पाए जाते हैं। देखो, आवृत्ति बीजी वैसे पादप होते हैं या फिर एंजियोस्पर्म वैसे पादप होते हैं जो फूल देते हैं, है ना। जिस पादप में फूल आते हैं वो एंजियोस्पर्म है, वो एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म या फिर आवृत्ति बीजी पादपों का वो समूह है जिसमें केवल पुष्पी पादप आते हैं, यानी पुष्प देने वाले पादप आते हैं। तो जो पुष्प है ना, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट के अंदर। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद होगा कायिक भाग। प्लांट की अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये प्लांट है, ये प्लांट की जड़ें हैं, ये प्लांट की पत्ती है, ये प्लांट का तना है, और यहां मैंने मान लो कि पुष्प बना दिया। ठीक है, ये मैंने पुष्प बना दिया। तो ये जो जड़ है, रूट है, ये स्टेम है और ये लीफ है, ये सब कायिक भाग कहे जाते हैं। ये सब क्या कहे जाते हैं भाई? कायिक भाग कहे जाते हैं। और ये है फ्लावर, ये है फ्लावर। फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, है ना। रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। जनन भाग है। अगर आपसे पूछा जाए पुष्पी पादप का जनन भाग क्या होता है, आप बोलेंगे पुष्प होता है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प का कौन सा भाग नर जनन अंग होता है? हमने देखा कि जो पुष्पी पादप होते हैं उनमें जनन भाग पुष्प होता है। अब नर जनन भाग क्या कहलाता है और मादा जनन भाग क्या कहलाता है? तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पुंकेसर, है ना। पुंकेसर, इसे इंग्लिश में स्टेमेन बोलते हैं, इंग्लिश में स्टेमेन बोलते हैं। और जो मादा जनन भाग होता है उसे हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को पिस्टिल बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में पिस्टिल बोलते हैं या फिर इसी को कार्पल भी बोलते हैं। तो नर जनन भाग स्टेमेन और मादा जनन भाग ये स्त्री केसर हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये पुष्प के भाग आपको दिए गए हैं। ये पुष्प के सारे भाग आपको याद होने चाहिए। पिक्चर दे करके, लेबलिंग छुपा करके आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले देखो, जो जनन भाग है पुष्प के अंदर वो कौन सा है। यहां पर देखो तो पुंकेसर ये नर जनन भाग है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, परागकोश और तंतु। परागकोश और तंतु, इस डायग्राम में देखो, ये तंतु है, फिलामेंट है, और ये परागकोश है, एंथर है। इन दोनों को मिला दो तो पुंकेसर बोलते हैं। ये नर जनन भाग है। ठीक, ये नर जनन भाग है पुंकेसर, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में स्टेमेन। उसके बाद जो मादा जनन भाग है वो है स्त्री केसर। जो मादा जनन भाग है वो है स्त्री केसर। इसी को हम लोग अंडप भी बोलते हैं, इसी को हम लोग अंडप भी बोलते हैं, कार्पल भी बोलते हैं। स्त्री केसर मीन्स पिस्टिल। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। स्टिग्मा, वर्तिकाग्र का मतलब स्टिग्मा, इंग्लिश में नाम आप जो है ध्यान में रखिए, स्टिग्मा। वर्तिका यानी कि स्टाइल और अंडाशय यानी कि ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी,
यहां पर इस पिक्चर में ध्यान से देखिए, ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है इसी को बोलते हैं स्टिग्मा, चिपचिपा होता है ये, है ना, चिपचिपा होता है। उसके बाद ये लंबा सा भाग जो है इसे हम लोग वर्तिका बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। और नीचे सबसे नीचे उभरा हुआ भाग ये आपको दिख रहा है, इसे हम लोग अंडाशय बोलते हैं। अंडाशय के भीतर बीजांड होता है और बीजांड के भीतर मादा जनन कोशिका होती है, यानी कि अंडाणु होता है। अगर आप स्त्री केसर पुंकेसर को छोड़ दो तो आपको यहां पर बाह्य दल दिख रहा है और ये है दल, इसी को हम लोग पंखुड़ी बोलते हैं। बाह्य दल और दल, इंग्लिश में इसे सेपल बोलते हैं और इसे पेटल बोलते हैं। तो ये सारे जो है आपको याद रखने हैं। ये स्त्री केसर आपको याद रखना है, पुंकेसर आपको ध्यान में रखना है, और इनके जो पार्ट्स हैं उनके नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, और इनके दो भाग परागकोश और तंतु। ठीक, ये जो वर्तिकाग्र है ये चिपचिपा होता है, और ये जो परागकोश है इसमें पराग कण का निर्माण होता है। इसमें किसका निर्माण होता है भाई? पराग कण का निर्माण होता है। इसमें पराग कण का निर्माण होता है, इसी को इंग्लिश में पोलेन बोलते हैं, पोलेंस का निर्माण होता है। ठीक, और ये जो पराग कण है ये इस वर्तिकाग्र पे आता है। ये इसीलिए चिपचिपा होता है ताकि पराग कण आए तो इससे चिपक जाए। इस घटना को हम लोग परागण बोलते हैं। ये जो स्त्री केसर है देखो पुष्प के केंद्र में है ना, पुष्प के केंद्र में स्त्री केसर होता है, मादा जनन अंग होता है। जिस पुष्प में केवल पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे ये जो पुष्प आपको दिखाया गया है इसमें देखो एक पुष्प है और एक पुष्प में ही आपको ये नर जनन अंग भी है और मादा जनन अंग भी है, यानी पुंकेसर और स्त्री केसर एक ही पुष्प के अंदर है। ऐसे पुष्प को हम लोग बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उभयलिंगी पुष्प। माफ करिएगा, यहां पर पूछा गया है कि जिस पुष्प में केवल पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक हो, या तो पुंकेसर हो या फिर स्त्री केसर हो, तो उसे हम लोग एकलिंगी पुष्प बोलेंगे। और अगर ऐसा केस आता है तो उसे हम लोग उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं। एकलिंगी पुष्प हम लोग बोलते हैं जैसे कि तरबूज है, याद रखिएगा, और पपीता। यही दो नाम जो है आपको यहां पर याद रखने हैं, तरबूज और पपीता। जिस पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं। इसमें दो नाम आपको याद रखने हैं, सरसों, और क्या याद रखेंगे आप? सरसों, और याद रखेंगे गुड़हल। पुंकेसर का क्या कार्य होता है? देखो पुंकेसर के आपने दो पार्ट्स पढ़े, परागकोश और तंतु। पुंकेसर के दो पार्ट्स आपने पढ़े, परागकोश, पुंकेसर के दो पार्ट्स आपने पढ़े, परागकोश और तंतु। ये तंतु था और ये आपको ऐसा परागकोश दिखा। ये आपका परागकोश, ये परागकोश, इस परागकोश में पराग कण होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। इस परागकोश में पराग कण होते हैं और ये आपका तंतु हो गया। तो पराग कण बनना, पराग कण बनाना, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परागकोश में पराग कण का निर्माण होता है ना। पुंकेसर के दो पार्ट्स परागकोश और तंतु, इस परागकोश में पराग कण का निर्माण होता है। जैसे यहां पर देखो ये पुष्प है और इस पर एक मधुमक्खी आकर के बैठी हुई है, तो इसमें देखो इनके बॉडी पर पीले रंग के जो पाउडर्स हैं वो चिपके हुए हैं, यही है परागकण। ये जो पीले रंग के पाउडर है ना चिपके हुए इनके बॉडी से, यही है परागकण, यही है परागकण जो इस परागकोश के अंदर बनता है। स्त्री केसर पुष्प के किस भाग में स्थित होता है? तो पुष्प के केंद्र में स्थित होता है। स्त्री केसर एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। स्त्री केसर के तीन भाग कौन कौन से हैं? स्त्री केसर के तीन भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। पुष्प के केंद्र में आपको स्त्री केसर मिलता है, सबसे ऊपर चिपचिपा होता है ये वर्तिकाग्र,
और उसके बाद ये वर्तिका होता है और उभरा हुआ भाग नीचे अंडाशय होता है। ठीक, ये आपका वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये अंडाशय, ये अंडाशय है ना, ओवरी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा स्टाइल और ये स्टिग्मा। ये जो अंडाशय है इसके भीतर बीजांड होता है, इसके भीतर क्या होता है, बीजांड होता है। ठीक, और बीजांड के अंदर आपके होते हैं अंडाणु यानी कि ओव्यूल, और इसके अंदर होता है अंडाणु। इसे हम लोग ओवम बोलते हैं या इसी को हम लोग एग भी बोलते हैं। ये सारे पार्ट्स के नाम आपको रटे होने चाहिए, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री केसर का ऊपरी भाग कौन सा होता है, जो चिपचिपा होता है, चिपचिपा होता है, तो यह है वर्तिकाग्र। यह चिपचिपा इसीलिए होता है ताकि परागकण आकर के इससे चिपक जाए। अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है, अंडाशय के भीतर बीजांड पाया जाता है, अंडाशय के भीतर बीजांड पाया जाता है और बीजांड के भीतर आपके अंडाणु होते हैं। ठीक, अंडाशय के भीतर बीजांड और बीजांड के भीतर अंडाणु। अंडाशय में उपस्थित अंड कोशिका, इसी को अंडाणु में बोल रहा हूं, अंडाणु, इसे हम लोग इंग्लिश में ओवम बोलते हैं या फिर इसे आप एग भी बोल सकते हो, एग सेल। यह है मादा युग्मक। जैसे मनुष्यों के अंदर आपने देखा था ना, एग मादा युग्मक है, स्पर्म नर युग्मक है, सेम यहां पर है। जो एग है ये मादा युग्मक है और नर युग्मक को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्म बोलेंगे, शुक्राणु बोलेंगे। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से क्या बनता है, शुक्राणु और अंडाणु जब ये आपस में संलयित होते हैं, इस घटना को निषेचन कहा जाता है और इससे जायगोट बनता है। जायगोट बनता है, जायगोट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। एक कोशिकीय भ्रूण है, ये एक कोशिकीय संरचना होती है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये शुक्राणु है और ये अंडाणु है। ठीक, इनके बीच में निषेचन से बनता है जायगोट, है ना, ये जायगोट है, ये स्पर्म, ये है एग। और ये शुक्राणु कहाँ होगा, परागकण के अंदर। ठीक है, जो पोलेन होता है, जो कि पुंकेसर में परागकोश है, पुंकेसर में परागकोश है, परागकोश में पोलेन बना, परागकण बना, उसके अंदर ये शुक्राणु है। और ये एग कहाँ है, अंडाशय के भीतर बीजांड है और बीजांड के भीतर ये एग सेल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। देखो, लैंगिक जनन में ये जरूरी है कि जो ये शुक्राणु है और जो ये अंडाणु है ये आपस में फर्टिलाइज करें, निषेचन करें, है ना। इस घटना को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। इस घटना को निषेचन बोलते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संलयन बोलते हैं। अब देखो, ये शुक्राणु कहाँ है, पोलेन में है, और ये एग कहाँ है, अंडाशय के भीतर बीजांड है, बीजांड के भीतर है। ठीक है, बीजांड के भीतर है। तो ये शुक्राणु कहीं और है, ये एग सेल कहीं और है। तो सबसे पहले तो इसको, इन दोनों को पास में लाना पड़ेगा, इन दोनों को पास में लाना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जो पोलेन बनता है वो जाता है कहाँ पे, वर्तिकाग्र पे। जो पोलेन बनता है, ये आपका पोलेन था, ये परागकोश था, इसमें क्या है, पोलेन है। ठीक, उसके बाद पुष्प में ये आपका स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, और ये हो गया अंडाशय। अंडाशय के भीतर बीजांड है, बीजांड के भीतर ये एग सेल है। अब ये जो पोलेन है, सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे आता है। ठीक, यहाँ पे आने के बाद पोलेन ट्यूब का निर्माण होता है ना, पोलेन ट्यूब का निर्माण होता है। और उस ट्यूब के माध्यम से, उस पोलेन ट्यूब के माध्यम से इस परागकण के अंदर जो शुक्राणु है, इस बीजांड के भीतर अंडाणु के पास जाएगा। तो सबसे पहले तो इस परागकण को इस स्टिग्मा पे लाना पड़ेगा। इस घटना को हम लोग परागण बोलते हैं।
इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं। समझे आप? तो सबसे पहले पोलिनेशन होगा, तब पोलन ट्यूब का निर्माण होगा, तब शुक्राणु जो है बीजांड के भीतर जाएगा अंडाणु के पास। तो पराग कणों को पुंकेसर से ये पूरा पुंकेसर है से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं। इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? पोलिनेशन बोलेंगे, परागण बोलेंगे। यदि पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं। यदि पराग कणों का स्थानांतरण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर होता है तो इसे परपरागण कहते हैं। आप यहां पर समझ लो, स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर होता है। जैसे देखो, ये एक प्लांट है, इस प्लांट का एक पुष्प है और इस पुष्प में नर जनन भाग भी है और मादा जनन भाग भी है, मतलब ये उभयलिंगी पुष्प है। एक ही पुष्प में नर जनन भाग भी है और मादा जनन भाग भी है, यानी पुंकेसर भी है और स्त्री केसर भी है। तो एक ही पुष्प के अंदर आपके पॉलन भी बन रहे हैं और उसी में स्टिग्मा भी है, वर्तिकाग्र भी है। तो क्या हुआ? पॉलन जो है उसी पुष्प के स्टिग्मा पे चला गया, तो ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा, स्वपरागण कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? स्वपरागण कहलाएगा। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई एक ही प्लांट के अंदर कई सारे पुष्प होंगे, एक पुष्प का परागण उसी प्लांट के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला गया, जैसा कि इस वाले केस में दिखाया गया है। एक प्लांट है, इसमें ये भी पुष्प है, ये भी पुष्प है। अब यहां से परागण जो है, यहां इसमें जो पुंकेसर है, यहां से पराग कण जो है यहां पे चला आया। अब कैसे भी आ सकता है ना। कीट पतंग, अभी आपने देखा था कि मधुमक्खी आकर बैठी थी, वही मधुमक्खी जो है यहाँ पर आकर बैठती है तो पॉलन चिपक जाता है, फिर यहाँ पर जाकर बैठ जाती है तो पॉलन जो है इस वर्तिकाग्र पे चला आता है, तो हो गया ना पॉलिनेशन। हवा से भी हो सकता है, पानी से भी हो सकता है ना। तो अलग अलग तरीके से ये जो पॉलन है इस स्टिग्मा पे पहुंच सकता है। तो इस वाले में क्या हुआ कि एक ही पुष्प के अंदर पॉलन का ट्रांसफर हुआ। इस वाले में क्या हुआ? दो अलग अलग पुष्प हैं लेकिन एक ही प्लांट के हैं वो। ये भी जो है सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाता है। लेकिन मान लीजिए कि दो अलग अलग प्लांट हैं, दो अलग अलग प्लांट के पुष्प के बीच पॉलन का ट्रांसफर हुआ है, पराग कण का स्थानांतरण हुआ है, वैसे केस में हम इसे क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, यानी कि परपरागण बोलते हैं। वैसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं? परपरागण बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। दो अलग अलग प्लांट के पुष्प के बीच पॉलन का ट्रांसफर हो तो उससे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। एक ही पुष्प के अंदर पॉलन का ट्रांसफर हो या फिर एक ही प्लांट के दो पुष्प के बीच पॉलन का ट्रांसफर हो, उससे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। परपरागण वायु, जल अथवा प्राणियों की सहायता से होता है। अब देखो, परपरागण की अगर हम बात करते हैं, दो अलग अलग प्लांट है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में, एक प्लांट के पुष्प से दूसरे प्लांट के पुष्प पे पॉलन का ट्रांसफर करना है, तो ये वायु से हो सकता है कि हवा से पॉलन उड़ करके उस वाले पुष्प पर चला जाए, पानी से हो सकता है, किसी कीट पतंग से हो सकता है। तो कई सारे तरीके हैं जिससे ये पॉलिनेशन जो है हो सकता है। सारे कथन तो सही है, सही उत्तर चुनना है, सारे के सारे कथन सही है। ये याद रखिएगा, पॉलिनेशन के जो दो टाइप्स होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, इसके ऊपर प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा। परागकण के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक तो पहुंचना होता है। सीधी सी बात है भाई, जो मादा युग्मक है, जो अंड कोशिका है, वो तो बीजांड के भीतर है, और ये जो नर युग्मक है, जो शुक्राणु है, ये तो परागकण के भीतर है। कैसे पहुंचेगा? कैसे पहुंचेगा भाई? तो देखो, पॉलिनेशन हम लोगों ने समझ लिया, परागकण जो है वर्तिकाग्र पर पहुंच चुका है, चाहे जल से, चाहे वायु से, चाहे किसी कीट पतंग से। अब इस परागकण के अंदर क्या है? शुक्राणु है। इसको पहुंचना कहाँ है? अंडाशय के भीतर बीजांड है, बीजांड के भीतर मादा युग्मक है, यहां पे पहुंचना है। कैसे पहुंचेगा? तो जैसे ही परागकण आकर के इस पर लैंड करता है, वैसे ही क्या होता है? पराग नली का निर्माण होता है। पराग नली का निर्माण होता है, पराग नली का निर्माण होता है, और ये पराग नली जो है अंडाशय से होते हुए बीजांड के भीतर घुस जाती है। ठीक, ये जो पोलन ट्यूब है, ये जो पोलन ट्यूब है, ये बनती है और अंडाशय से होते हुए, बीजांड से होते हुए, अंडाशय से होते हुए बीजांड के भीतर ये पोलन ट्यूब घुस जाती है, और इसके अंदर जो नर युग्मक है
जो शुक्राणु है, जो स्पर्म है, वो इस पॉलन ट्यूब से होते हुए अंडाशय के भीतर और उसके बाद बीजांड के भीतर जो अंड कोशिका है वहां पर पहुंच जाती है। तो पॉलिनेशन पहले हो गया। अब चाहे सेल्फ पॉलिनेशन हो चाहे क्रॉस पॉलिनेशन हो, पॉलिनेशन के बाद क्या होगा? फ्यूजन होगा। पॉलिनेशन के बाद फ्यूजन होगा या फिर बोल दो फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा। पहले परागन होगा, उसके बाद क्या होगा? निषेचन होगा, है ना। परागन होगा, पॉलन ट्यूब बनेगा, फिर जाकर शुक्राणु जो है अंडाणु के पास जाएगा, तब जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तब जाकर के एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा। निषेचन के पश्चात युग्मज में विभाजन होकर क्या बनता है? भ्रूण बनता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्या बनेगा? पहले अंडाशय बनेगा, युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा, फिर उसका बार बार डिवीजन होगा, एम्ब्रियो बनेगा। अंडाशय के परिपक्व होने पर वह किसमें परिवर्तित होता है? एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये याद रखिएगा कि जो अंडाशय है, जो ओवरी है, यही फल बन जाता है। और अंडाशय के भीतर बीजांड है और हम जानते हैं फल के भीतर बीज होता है। तो इसीलिए क्योंकि जो ये बीजांड होता है, जो ओव्यूल होता है, यही सीड बन जाता है। क्योंकि अंडाशय के भीतर बीजांड था, इसीलिए फल के भीतर आपको बीज बनता है। तो निषेचन के बाद अंडाशय फल बन जाता है और बीजांड बीज बन जाता है, ये याद रखिएगा। तो अंडाशय के परिपक्व होने पर यानी कि निषेचन के बाद किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो फल बन जाता है। फल बनने के बाद पुष्प के कौन कौन से भाग सामान्यतः मुरझाकर गिर जाते हैं? अंडाशय फल बन गया, बीजांड बीज बन गया, लेकिन जो बाह्य दल है, पंखुड़ी है, पुंकेसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका, ये सारे मुरझाकर गिर जाते हैं, ये सारे झड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं, झड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो अंडाशय है ये फल बन जाएगा और जो बीजांड है बीज बन जाएगा। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। बीज के भीतर कौन सा भाग भावी पौधा कहलाता है? तो बीज के अंदर एम्ब्रियो है, भ्रूण है, और भ्रूण से ही नया पादप बनेगा, भ्रूण से ही नया पादप बनेगा। ये जो भ्रूण है इसमें होगा आपका मूलांकुर, इस मूलांकुर से मूल विकसित होगी यानी कि रूट, जड़, और इस भ्रूण का ही भाग एक होता है प्रांकुर, इससे तना विकसित होगा, इससे तना विकसित होगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बीज से नए पौधे का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो बीज के अंदर एम्ब्रियो है, वहीं से नया प्लांट उगेगा। तो पहली बार जो जड़ और तना ये दोनों बनते हैं उससे हम लोग अंकुरण बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं, है ना। जैसे मान लो मिट्टी है, मिट्टी में आपने ऐसे सीड को डाल दिया तो पहली बार यहाँ से तना बनेगा, ठीक, और फिर यहाँ से जड़ बनेगा, इसे हम लोग अंकुरण बोलेंगे, जर्मिनेशन बोलेंगे। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखो बीज का ही एक पार्ट होता है जिसे हम लोग बीज पत्र बोलते हैं। इस बीज पत्र में फूड स्टोरेज का काम होता है। ये जो बीज पत्र है इसमें खाना संचित रहता है ना। इसमें फूड जो है स्टोर रहता है। ये फूड क्यों स्टोर रहता है? ताकि एम्ब्रियो को खाना मिल सके। स्टार्टिंग में भाई, स्टार्टिंग में पत्ती तो है नहीं, स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं है, ना ही फोटोसिंथेसिस यहाँ पर होने वाला है जिससे खाना बनेगा। तो स्टार्टिंग पीरियड में एम्ब्रियो को खाना खिलाने का काम जो है इसी बीज पत्र के द्वारा होता है। इसमें फूड स्टोर होता है और वही फूड जो है उसी फूड से ये एम्ब्रियो काम चलाता है। इस एम्ब्रियो के, इस भ्रूण के होते हैं दो भाग, प्रांकुर और यहाँ पर देखो मूलांकुर। प्रांकुर से तना विकसित होता है और मूलांकुर से जड़ विकसित होता है। समझ में आया आपको? तो बीज के दो भाग आप बोल सकते हो, तीन भाग आप बोल सकते हो। बीज आवरण भी होता है, सीड कोट होता है जो एम्ब्रियो को बचाने का काम करता है। बीज पत्र होता है जो एम्ब्रियो को खाना खिलाने का काम करता है। और एम्ब्रियो के दो भाग होते हैं, मूलांकुर जिससे मूल बनती है और प्रांकुर जिससे तना बनता है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। तो ये पूरा पार्ट जो है ये बीज पत्र है। इसमें देखो दो बीज पत्र है, तो ऐसे पादप को हम लोग द्विबीजपत्री बोलते हैं। एक बीजपत्री पादप, द्विबीजपत्री पादप के बारे में आपको नहीं पढ़ना है क्लास 10th में, और आपके ग्रुप डी के एग्जाम में प्रश्न भी यहां से नहीं पूछा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किशोर अवस्था में कुछ परिवर्तन लड़कों और लड़कियों में समान होते हैं। जैसे एक लड़का या फिर एक लड़की जब वो 12 साल के उम्र पर पहुंचते हैं तब से लेकर के 18-20 साल तक
है ना, 18-20 साल तक लगातार उनके बॉडी में हमें कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। 12 साल के बाद हम बोलते हैं कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो चुका है, यौवन आरंभ स्टार्ट हो चुका है। तो कई सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जो लड़कों में और लड़कियों में समान होते हैं। जैसे जो जननांगी क्षेत्र होता है, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, वहां पर लड़का एवं लड़की दोनों के बाल आते हैं। जो आर्मपिट होता है, बगल होता है, वहां पर भी बाल जो है लड़के के भी आते हैं और लड़कियों के भी आते हैं। तो ये ऐसे परिवर्तन हैं जो लड़का और लड़की दोनों में ही देखे जाते हैं, दोनों में ही आते हैं। ठीक, किशोर अवस्था में या फिर बोल दो यौवन आरंभ के बाद 12 वर्ष के बाद से लेकर के 18-20 साल तक जो है लगातार ये परिवर्तन जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो लड़का लड़की में कॉमन है, कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो केवल लड़कियों में देखने को मिलेंगे और कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो केवल लड़कों में देखने को मिलेंगे। तो 3 प्रकार के परिवर्तन हो गए, एक जो केवल लड़कियों में देखने को मिलेंगे, दूसरा जो केवल लड़कों में देखने को मिलेंगे और तीसरा जो दोनों में देखने को मिलेंगे सेम। तो उसमें है जो जननांगी क्षेत्र है वहां पर लड़कों के भी बाल आते हैं, लड़कियों के भी बाल आते हैं, और जो बगल है उसमें भी बाल आते हैं, लड़का एवं लड़की दोनों को। कांख है, जांग है, जननांग क्षेत्र है, इसमें बाल के गुच्छ निकल जाते हैं। कांख है, जांग है, जननांगी क्षेत्र है, इसमें बाल के गुच्छ निकल जाते हैं। तो ये परिवर्तन जो है लड़का एवं लड़की दोनों में है। त्वचा शुष्क हो जाती है जिससे अक्सर मुहासे निकलते हैं, नहीं, त्वचा तैलीय हो जाती है जिससे अक्सर मुहासे निकलते हैं। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। त्वचा शुष्क हो जाती है नहीं, त्वचा तैलीय हो जाती है जिससे अक्सर मुहासे निकलते हैं। दोनों के केस में ये चीज देखा जा सकता है, दोनों के केस में ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अपने और दूसरे के प्रति अधिक सजग हो जाता है, यानी लड़का लड़की दोनों एक दूसरे के प्रति जो है वो ज्यादा सजग हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति जो है ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं, बोल सकते हो आप। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है, केवल 1, 2, 4 सही है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी लड़का एवं लड़की जो है इस एज के बाद एक दूसरे को ज्यादा नोटिस करने लगते हैं। किशोर अवस्था में लड़कियों में कौन से परिवर्तन देखे जाते हैं? ये किशोर अवस्था का मतलब समझ आना कि जो 12 वर्ष है ना, 12 वर्ष है उससे लेकर के 18-20 वर्ष तक बोल सकते हो आप। किशोर अवस्था में लड़कियों में कौन से परिवर्तन देखे जाते हैं? केवल लड़कियों में यह परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं स्तनों का विकास और रजोधर्म का आरंभ। जो मासिक चक्र है वो स्टार्ट हो जाता है लड़कियों में, मासिक चक्र जो है स्टार्ट हो जाता है लड़कियों में। आम भाषा में बोलते हैं कि पीरियड्स आने लगते हैं लड़कियों में, केवल लड़कियों में यह परिवर्तन देखा जाता है इस एज के बाद। उसके बाद स्तनों का विकास, जो ब्रेस्ट का साइज है वो इंक्रीज कर जाता है, लड़कियों में यह परिवर्तन देखा जाता है। वहीं अगर हम लड़कों की बात करते हैं तो दाढ़ी मूछें ये आने लगते हैं और आवाज जो है भारी होने लगती है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये परिवर्तन जो है बॉयज के अंदर देखा जाता है, बॉयज के अंदर देखा जाता है, और बॉयज के अंदर शुक्राणु बनने भी शुरू हो जाते हैं इसी एज के बाद, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होने के कारण। ये सारे जो परिवर्तन की हम बात करते हैं महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। ठीक, महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। किशोर अवस्था में लड़कों में कौन से परिवर्तन होते हैं? स्तनों का विकास लड़कियों में हो जाएगा। त्वचा का रंग हल्का होना, नहीं, त्वचा का रंग तो गाढ़ा हो जाता है ना, गाढ़ा हो जाता है। दाढ़ी मूंछ का उगना और आवाज का फटना बोल सकते हैं। मासिक धर्म शुरू होना ये लड़कियों में होता है। किशोर अवस्था की वह अवस्था जिसमें जनन ऊतक परिपक्व होना आरंभ करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग यौवन आरंभ बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। वह अवस्था जिसमें जनन ऊतक परिपक्व होना आरंभ करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी टिश्यूज हैं वो ज्यादा ग्रो करने लगते हैं। तो प्यूबर्टी हम लोग उस पूरे टाइम स्पेन को बोलते हैं। जैसे 12 वर्ष मैंने आपको बताया, तो 12 वर्ष से लेकर के 18-20 तक पूरा हम इसको प्यूबर्टी बोलते हैं, क्योंकि इस पूरे टाइम पीरियड में क्या होता है, जो भी रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हैं वो मैच्योर होते हैं, वो मैच्योर होते हैं। लड़कों के केस में लिंग का आकार भी जो है बड़ा होता है, शुक्राणु बनने शुरू हो जाते हैं, बॉडी जो है मस्कुलर हो जाता है। महिलाओं के केस में हिप का साइज इंक्रीज करता है, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज करता है। उसके बाद
जो मासिक चक्र है वो स्टार्ट हो जाता है। तो कई सारे चेंजेस जो है देखने को मिलते हैं। युवा अवस्था के दौरान शरीर की सामान्य वृद्धि दर क्या होता है? अब युवा अवस्था के दौरान शरीर की सामान्य वृद्धि दर जो है धीमी होने लगती है, क्योंकि उस समय पूरा फोकस होता है जो ये जनन ऊतक है उसको मैच्योर किया जाए। तो सामान्य शरीर की जो सामान्य वृद्धि दर होती है वो धीमी हो जाती है, लेकिन जो भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टिश्यूज है उनमें ग्रोथ जो है वो ज्यादा होती है, उनमें वृद्धि जो है ज्यादा होती है। लैंगिक जनन प्रणाली का मुख्य अर्थ क्या है? लैंगिक जनन प्रणाली, एक ही जीव में जनन कोशिकाओं का निर्माण, एक ही जीव में जनन कोशिकाओं का निर्माण नहीं, दो भिन्न व्यक्तियों के जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन। लैंगिक जनन का सीधा सा मतलब होता है शुक्राणु और अंडाणु के बीच में निषेचन, शुक्राणु और अंडाणु के बीच में निषेचन, इसी को हम लोग लैंगिक जनन बोलते हैं। लैंगिक जनन में जनन कोशिकाओं का संलयन कैसे हो सकता है? अब हम लैंगिक जनन बोलते हैं तो उसमें निषेचन का होना जरूरी है, निषेचन को ही हम लोग संलयन बोलते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि शुक्राणु और अंडाणु पास पास हैं, यानी शुक्राणु और अंडाणु को पास पास हमें लाना पड़ेगा। शुक्राणु और अंडाणु को पास पास लाने के लिए मानवों के केस में, मनुष्यों के केस में हम जानते हैं कि पुरुष के पास लिंग होता है। संभोग के दौरान वो अपने शुक्राणु को छोड़ता है महिला के योनि में, और शुक्राणु गतिशील होता है, वो गति करते 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 फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु होता है, वहां पर जाकर के निषेचन हो जाता है। तो लैंगिक जनन में जनन कोशिकाओं का संलयन कैसे हो सकता है? बाह्य मोचन द्वारा, बाहर में आप रिलीज कर दो, बाहर में अंडा होगा, बाहर में ही रिलीज कर दो, निषेचन हो जाएगा। और आंतरिक स्थानांतरण द्वारा, तो हम मानवों में ये चीज देखा जाता है, मानवों में ये होता है कि संभोग होता है और महिला के बॉडी के अंदर जो है नर जनन कोशिका को छोड़ा जाता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके से हो सकते हैं, लेकिन मानव के अंदर ये चीज होता है, मानव के अंदर आंतरिक स्थानांतरण होता है। कई सारे जीव होंगे जिसमें बाह्य मोचन होगा, स्पर्म को जो है बाहर ही छोड़ दिया जाएगा, बाहर में ही अंडाणु होगा और निषेचन हो जाएगा। जैसे मेढक के केस में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मानव के केस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। दो व्यक्तियों के बीच में जनन कोशिकाओं का स्थानांतरण के लिए क्या आवश्यक है? किसी विशेष अंग या संरचना की आवश्यकता होगी। अगर हम मानव की बात करते हैं तो लिंग ये काम करता है, जो मानव के अंदर लिंग है, पीनस है, वो ये काम करता है। जो नर जनन कोशिका होती है उसको मादा के बॉडी में स्थानांतरित किया जाता है लिंग के मदद से संभोग के दौरान। स्तनधारियों में शिशु कहाँ विकसित होता है? जब निषेचन हो जाता है, शुक्राणु और अंडाणु के बीच में संलयन हो जाता है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर वो एम्ब्रियो जो है महिला के बॉडी के अंदर गर्भाशय होता है, गर्भाशय नाम की संरचना होती है, उसके दीवार से जाकर के एम्ब्रियो चिपक जाता है और वहीं पर 9 महीने तक उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो मां के गर्भाशय में सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्तनधारियों में जन्म के बाद शिशु को भोजन कौन प्रदान करता है? शिशु को भोजन कौन प्रदान करता है? तो माता द्वारा स्तनपान किया जाता है। कम से कम 6 महीने तक कहा जाता है कि माता के द्वारा स्तनपान कराना चाहिए शिशु को। स्तनपान के लिए यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, बच्चे को दूध पिलाने के लिए मादा शरीर का यानी मां के शरीर का कौन सा भाग परिपक्व होना आवश्यक है? तो स्तनपान का मतलब शिशु को दूध पिलाया जाएगा माता के द्वारा। उसके लिए जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट होती है वैसे ही फीमेल के बॉडी में जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करने का काम करती है वो मैच्योर होने लगता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नर जनन कोशिका या शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। सबसे पहले आप यहां पर देखो, जो मानव का नर जनन तंत्र है उसको आप समझिए कि कौन कौन से इनके पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर वृषण है, ये संख्या में 2 होते हैं। इस वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। ये जो वृषण है संख्या में 2 है, जो एक पाउच जैसी संरचना में होते हैं। दोनों के दोनों वृषण, संख्या में 2 वृषण है और एक पाउच होता है जिसमें ये दोनों वृषण होते हैं बॉडी के बाहर।
तो इसे हम लोग वृषण कोश बोलते हैं। जिस पाउच के अंदर दोनों वृषण होते हैं उसे हम लोग वृषण कोश बोलते हैं, राइट। ये टेस्टिस है और इसे हम लोग हिंदी में इंग्लिश में स्क्रॉटम बोलते हैं। तो एक स्क्रॉटम है जिसमें दोनों के दोनों टेस्टिस हैं। इस वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है प्यूबर्टी के दौरान, है ना। जो प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, यानी लड़कों के केस में 12 वर्ष के बाद लड़कों में ही शुक्राणु बनेंगे। जब एक बच्चा या फिर एक लड़का 12 वर्ष के एज पे आता है ना। ये 11 से भी स्टार्ट हो सकता है, 10 से भी स्टार्ट हो सकता है। मैं 12 बोल रहा हूं तो आप 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लेकिन 12 आते आते तक ये प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाता है। 12 वर्ष के बाद से ही इस वृषण में शुक्राणुओं का बनना शुरू हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उसके बॉडी में बनने लगता है इस कारण से। अब देखो क्या होता है, संभोग के दौरान ये जो इसमें शुक्राणु है, सबसे पहले देखो ये जो वृषण है इसमें जो शुक्राणु बनता है ये अस्थायी रूप से इसमें जाकर के स्टोर होता है, टेम्परेरी रूप से इसमें जाकर के स्टोर रहता है। ये भी एक संरचना है जिसे अधिवृषण कहा जाता है, ठीक ना। एपिडिडाइमिस कहा जाता है, एपिडिडाइमिस अधिवृषण कहा जाता है इसे। इसमें स्टोर रहता है। संभोग के दौरान या फिर मैथुन के दौरान इसमें जो स्पर्म है ना, इसमें जो स्पर्म है, बहुत सारे स्पर्म बनते हैं। इसमें जो स्पर्म है ये आएगा शुक्रवाहिनी में, ये आएगा शुक्रवाहिनी में। शुक्रवाहिनी से होते हुए रास्ते में एक ग्रंथि मिलेगी जिसे शुक्राशय कहा जाता है ना। शुक्रवाहिनी को वास डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। रास्ते में शुक्राशय आएगा, ग्रंथि है। ग्रंथि जो है कुछ यहां पर अपना पदार्थ सिक्रेट करती है। फिर आगे बढ़ेंगे, एक और ग्रंथि मिलती है, प्रोस्टेट ग्रंथि। इसका भी अपना कुछ स्राव होता है। और मूत्राशय से नली आती है एक। ये जो शुक्रवाहिनी है, ये जो शुक्रवाहिनी है और मूत्राशय से जो नली आ रही है, ये दोनों मिल जाते हैं। मिल करके एक कॉमन रास्ता बनता है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। मूत्र मार्ग जो है शिश्न के अंदर होता है। यही शिश्न है जो शुक्राणु छोड़ता है मादा के शरीर के अंदर। तो देखो वृषण है, वृषण कोश है, शुक्रवाहिनी है, शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, मूत्र मार्ग है, ये शिश्न है, मूत्र मार्ग है। ये सब आपके नरजनन तंत्र के भाग ही कहे जाएंगे। ये जो मूत्र मार्ग है ये एक कॉमन रास्ता है पुरुषों के अंदर। इस मूत्र मार्ग से ही वीर्य बाहर आता है और इसी मूत्र मार्ग से जो है मूत्र बाहर आता है। ये जो वीर्य होता है इसमें शुक्राणु भी होते हैं, इसमें बहुत सारे शुक्राणु भी होते हैं, बहुत सारे शुक्राणु भी होते हैं। और ये जो शुक्राशय है और ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है इसका स्राव भी होता है, इसका स्राव भी होता है। इन दोनों का जो स्राव होता है ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है और गति में जो है हेल्प करता है। शुक्राणु के पास वैसे तो पूंछ है गति करने के लिए, लेकिन इसके गति को और आसान बना देता है इन दोनों के जो सिक्रीशंस होते हैं वो। तो ये सारे नाम आपको याद रखने होंगे, वृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और ये मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग जो है कॉमन रास्ता है मूत्र और वीर्य के लिए पुरुषों के अंदर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो नरजनन कोशिका यानी कि शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। यही चीज हम लोगों ने देखा इस वृषण में होता है। वृषण उदर गुहा के अंदर स्थित होते हैं ताकि उन्हें अधिक ताप प्राप्त हो सके। गलत हो जाएगा। जो वृषण है वो स्क्रॉटम में, पाउच में, बॉडी के बाहर है। पुरुष के बॉडी के बाहर दोनों के दोनों वृषण होते हैं पाउच के अंदर। ये बॉडी के बाहर क्यों होते हैं, उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं, अंदर क्यों नहीं स्थित होते हैं? क्योंकि शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है और इस शुक्राणु के निर्माण के लिए जो तापमान चाहिए ये बॉडी के तापमान से कम तापमान चाहिए। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, इससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए होता है शुक्राणु के बनने के लिए। इसीलिए जो वृषण है दोनों के दोनों ये बॉडी के बाहर होते हैं, यहां पर लिखा है अंदर होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है। शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है, सही है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शुक्राणु निर्माण के अतिरिक्त लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों को भी नियंत्रित करता है, बात कर चुके हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है जिसके कारण लड़कों के अंदर में वो सारे चेंजेज आते हैं। कौन से चेंजेस? ये दाढ़ी, मूछें, प्राइवेट पार्ट्स में बाल का आना,
ये सारे चेंजेस, मस्कुलर बॉडी का हो जाना, आवाज का फटना, लिंग का आकार बड़ा हो जाना, ये सारे परिवर्तन जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है और शुक्राणु का निर्माण भी इसी हार्मोन के कारण होता है। तो 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है, केवल एक क्या पूछा है, सही उत्तर चुनना है। तो 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है, केवल 1, 3, 4 सही है, बी हमारा राइट आंसर। ये सारे पार्ट्स जो है नाम याद रखिएगा। लेवलिंग भी आप याद रखना कि कहां पर कौन सा लेवल किया गया है। प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में एक बार पूछा गया था कि कहां पर स्थित है, तो लिंग के ऊपर है और मूत्राशय के नीचे है। शुक्राणुओं का मोचन किसके द्वारा होता है, तो ये शुक्राणुओं का जो मोचन है शुक्रवाहिकाओं के द्वारा होता है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शुक्रवाहिकाओं के द्वारा होता है। मूत्रमार्ग का क्या कार्य है, मूत्रमार्ग का कार्य पुरुषों में शुक्राणु एवं मूत्र दोनों के प्रवाह का उभय मार्ग है। पुरुषों में, महिलाओं के केस में मूत्रमार्ग से केवल मूत्र बाहर आएगा, पुरुषों के केस में जो है शुक्राणु और मूत्र दोनों के प्रवाह का उभय मार्ग है, यानी कि इससे जो है वीर्य भी बाहर आता है जिसमें शुक्राणु होते हैं और मूत्र भी बाहर आता है। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय का क्या कार्य होता है, प्रोस्टेट और शुक्राशय आपने देखा यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि और ये भी शुक्राशय जो है अपने आप में ग्रंथि ही है। काम क्या है, शुक्राणुओं के लिए तरल माध्यम एवं पोषण प्रदान करना। तरल माध्यम देने से क्या हो जाता है कि शुक्राणुओं की जो गति है और भी आसान हो जाती है और उसको खाना पीना देने का काम भी यही दोनों ग्रंथि के स्राव करते हैं। ये दोनों ग्रंथि करती है अपने सिक्रीशन को रिलीज करके। शुक्राणु की कौन सी विशेषता उसे तैरने में सहायता करती है, तो हमारे बॉडी की एकमात्र कोशिका जिसके पास भाई पूंछ है वह है शुक्राणु, और इस शुक्राणु में क्या है, डीएनए है, क्रोमोसोम है, तो लंबी पूंछ, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शुक्राणुओं में मुख्यतः क्या पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है और कुछ नहीं होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मादा जनन कोशिकाओं या अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। अब मादा जनन तंत्र को आप देख लो, लेवलिंग भी आप ध्यान में रखिएगा, पिक्चर दे करके लेवलिंग छुपा करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये योनि है, इसी में लिंग जो है वीर्य को छोड़ता है, वीर्य में शुक्राणु होता है, वो वीर्य जो है इस ग्रीवा को पार करके गर्भाशय से होते हुए इस फैलोपियन ट्यूब में अंडवाहिका में या फिर अंडवाहिनी नली में आता है। ये जो अंडाशय है इसमें अंडे का निर्माण होता है, ये जो अंडाशय है इसमें अंडे का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी अक्टूबर का महीना है, अगर किसी फीमेल के अंदर अक्टूबर के महीने में इस वाले अंडाशय से अंडा बाहर निकला है, जो अंडाशय है ना उससे अंडा फैलोपियन ट्यूब में आता है, उससे अंडा जो है फैलोपियन ट्यूब में आता है। तो अगर किसी महिला के अंदर अक्टूबर के महीने में ये अंडा इस वाले अंडाशय से आया है, तो नवंबर के महीने में इस वाले अंडाशय से आएगा, है ना। यानी कि प्रत्येक महीना चेंज होता है। लेफ्ट वाले अंडाशय से अंडा रिलीज होगा तो अगले महीने में क्या होगा, राइट वाले से, फिर लेफ्ट वाले से, फिर राइट वाले से, फिर लेफ्ट वाले से, फिर राइट वाले से, ऐसे ऑल्टरनेट वे में चलता है। ये याद रखिएगा कि संख्या में 2 अंडाशय है, 2 फैलोपियन ट्यूब है, 1 गर्भाशय है, 1 योनि है। इस प्रकार के भी प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं कि संख्या में कौन कितने हैं। तो 2 अंडाशय आपको दिख रहा है, 2 फैलोपियन ट्यूब आपको दिख रहा है। तो जब संभोग के दौरान योनि में शुक्राणु को छोड़ा जाता है तो बहुत सारे शुक्राणु रिलीज किए जाते हैं। ये शुक्राणु इस ग्रीवा को पार करके, इस गर्भाशय को पार करके इस फैलोपियन ट्यूब में आता है और इसी फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया जो है ये हो जाती है। इसी फैलोपियन ट्यूब में आपसे पूछा जाता है निषेचन की घटना कहां घटित होती है, फैलोपियन ट्यूब में घटित होती है। ये सारे पार्ट्स के नाम आपको याद रखने हैं। जब निषेचन हो जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा, वो एम्ब्रियो वापस से आकर के इस गर्भाशय की दीवार से चिपक जाएगा। इसे हम लोग अंतःरोपण बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो मादा जनन कोशिका या अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है, बिल्कुल सही है। और ये जो अंड कोशिका का निर्माण है ऐसा नहीं है कि 12 वर्ष के बाद से होता है। महिलाओं के केस में गर्भाशय से ही यह प्रक्रिया चालू हो जाती है। जब एक मादा शिशु मां के गर्भ में होती है उसी समय इस अंड कोशिका का निर्माण जो है चालू हो चुका होता है। और जब वो बाहर आती है 9 महीने के बाद मां के बॉडी से,
तब उसके बॉडी में सारे के सारे अंड कोशिका जो है वो बन चुके होते हैं। अंडाशय में पहले ही सारे के सारे अंड कोशिका बन चुके होते हैं। प्यूबर्टी के बाद से ये अंड कोशिका अंडाशय से बाहर आना शुरू करते हैं एक एक करके, है ना, दोनों अंडाशय से। जबकि पुरुषों के अंदर क्या होता है, लड़कों के अंदर क्या होता है कि शुक्राणु का बनना जो है 10 से 12 वर्ष के बाद स्टार्ट होता है। महिलाओं के अंदर, लड़कियों के अंदर ये सारे अंड कोशिका जन्म से पहले ही बन चुके होते हैं, बस अंडाशय से बाहर आते हैं 10 से 12 वर्ष के बाद, यानी जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, या फिर बोल दो जब एस्ट्रोजन हार्मोन उनके बॉडी में सिक्रीट करना शुरू करते हैं तब। प्रत्येक माह दोनों अंडाशयों से एक एक अंड परिपक्व होता है? नहीं। प्रत्येक माह दोनों अंडाशयों से एक एक अंड परिपक्व होता है? नहीं। प्रत्येक माह एक ही अंडाशय से जो अंडा है उसका उत्सर्जन होगा, है ना। अंडाशय से अंडे का जो उत्सर्जन होता है उसे हम लोग अंडोत्सर्ग बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं, है ना। अंडाशय से जो अंडे का उत्सर्जन होता है प्यूबर्टी के दौरान या फिर प्यूबर्टी के बाद से ही, उस घटना को हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो यहां बोल रखा है कि हर महीने जो है दोनों अंडाशय से ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्जन होता है? नहीं, एक ही अंडाशय से होगा, एक से नहीं होगा। फिर अगले महीने जिससे नहीं हुआ था पिछले महीने में उससे अंडोत्सर्जन होगा, जिससे हुआ था उससे नहीं होगा। तो ऐसे अल्टरनेट वे में चलता है, एक महीने इस अंडाशय से, एक महीने इस अंडाशय से। परिपक्व अंड यानी कि ये अंड कोशिका अंडवाहिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब द्वारा गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है। ये सही है। यहां पर देखो गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है, गर्भाशय तक तो अंड कोशिका नहीं आती है, लेकिन एनसीईआरटी में ये लाइन दिया हुआ है तो हम लोग इसको सही मानकर चल रहे हैं। वो फैलोपियन ट्यूब में ही अंडाशय जो है ये अंड कोशिका रहता है, फैलोपियन ट्यूब में ही। गर्भाशय में तो तब आता है जब निषेचन हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो निषेचन नहीं हुआ तो फैलोपियन ट्यूब में ही ये खत्म हो जाती है अंड कोशिका। गर्भाशय की संरचना लचीली होती है तथा यह गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। यह भी सही है। यह गर्भाशय है और यह योनि है, इसके बीच में क्या है, ग्रीवा है। तो हम बोल सकते हैं कि गर्भाशय जो है ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। सही है। गर्भाशय की संरचना लचीली होती है तथा यह गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। तो यह स्टेटमेंट भी सही है, केवल 2 गलत है। 1, 3, 4 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, यानी कि संभोग के दौरान जो शुक्राणु है योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, योनि मार्ग में छोड़ा जाता है। सही है। निषेचित अंडा गर्भाशय में स्थापित होकर भ्रूण बनता है। सही है। जो निषेचित अंडा होता है यानी कि जाइगोट, उसमें डिवीजन होता है, सेल्स बनते हैं, कोशिकाओं का समूह बनता है, एम्ब्रियो है वो, ठीक है। जो निषेचित अंडा होता है यानी एक कोशिकीय जो जाइगोट होता है, यूनेज होता है, वो भी अपने आप में भ्रूण ही है। तो भ्रूण जाकर के गर्भाशय में स्थापित होता है, ये एक बात जो है सही है। भ्रूण का विकास गर्भाशय के बाहर होता है, गलत हो जाएगा, गर्भाशय के भीतर होता है। पहले क्या हुआ, पहले हुआ संभोग, योनि में शुक्राणु को छोड़ा गया, फिर फैलोपियन ट्यूब में जाकर के निषेचन हुआ, फिर बना एम्ब्रियो। वह एम्ब्रियो गर्भाशय में आकर के स्थापित होता है। निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, सही कथन आपको बताना है। गर्भाशय भ्रूण के विकास के लिए अनुकूलित होता है, बिल्कुल सही है। जो गर्भाशय है, अगर हम मनुष्यों की बात करें तो बच्चे का विकास 9 महीने तक गर्भाशय में ही होता है, क्योंकि भ्रूण के विकास के लिए गर्भाशय अनुकूलित होता है। गर्भाशय की आंतरिक परत पतली होती जाती है, नहीं, मोटी और मांसल होती जाती है, मोटी और मांसल होती जाती है। और भ्रूण के पोषण के लिए रुधिर प्रवाह बढ़ता है ताकि बच्चे को खाना पीना जो है अच्छे से मिले, ऑक्सीजन जो है अच्छे से मिले, और बच्चे के अंदर यानी भ्रूण के अंदर जो वेस्ट है वो अच्छे से बाहर भी आ सके, इसीलिए ब्लड सप्लाई जो है बढ़ जाता है गर्भाशय में। 1 और 3 सही है, सी हमारा राइट आंसर। भ्रूण को मां के शरीर से पोषण किस माध्यम से मिलता है? देखो, जब भ्रूण आकर के इम्प्लांट कर जाता है गर्भाशय की भित्ति से, तब एक नई संरचना बनती है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है, जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। यहां पर देखो तो ये गर्भाशय की भित्ति है, ये भ्रूण है, और ये प्लेसेंटा का निर्माण हुआ है, ये प्लेसेंटा का निर्माण हुआ है। ये प्लेसेंटा और इस बच्चे को जोड़ने का काम ये अम्बिलिकल कॉर्ड करती है। तो क्या होता है कि मां के ब्लड से ऑक्सीजन जो है इस प्लेसेंटा से होते हुए, इस अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए इस बच्चे के अंदर आती है, और
बच्चे में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, जो भी वेस्ट है, इसी अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए प्लेसेंटा के थ्रू माँ के ब्लड में जो है वो सारे वेस्ट चले जाते हैं। ऐसे जो भी पोषक तत्व है, ग्लूकोज है, जो भी पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब इसी प्लेसेंटा से होते हुए अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए बच्चे के बॉडी में आता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देख सकते हो रियल में ये प्लेसेंटा है तश्तरी नुमा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, तश्तरी नुमा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये प्लेसेंटा है। गर्भाशय की भित्ति के साथ ये प्लेसेंटा का निर्माण होता है, गर्भाशय की भित्ति के साथ ये प्लेसेंटा का निर्माण होता है। ब्लड सप्लाई बहुत ही हाई होता है इसमें, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जो एक साइड से प्लेसेंटा से जुड़ी हुई है और दूसरे साइड से बच्चे के नाभि से जुड़ी हुई होती है। तो इसी प्लेसेंटा के थ्रू ऑक्सीजन इस प्लेसेंटा से होते हुए, इस अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए बच्चे में ऑक्सीजन पहुंचती है, बच्चे से कार्बन डाइऑक्साइड इसी प्लेसेंटा से होते हुए, इसी अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए, प्लेसेंटा से होते हुए माँ के बॉडी में। और जो भी आपके पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे को चाहिए, वो माँ के ब्लड से प्लेसेंटा के थ्रू, इस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे के बॉडी में पहुंचते हैं। राइट, तो प्लेसेंटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्लेसेंटा क्या है? तश्तरी नुमा संरचना जो गर्भाशय की भित्ति में धंसी होती है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे होता है? प्लेसेंटा के माध्यम से मां के रक्त में स्थानांतरण द्वारा होता है। बच्चे के बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कैसे होगा? मां के रक्त से, प्लेसेंटा से होते हुए, अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए बच्चे के अंदर वो ऑक्सीजन पहुंचेगी। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे के बॉडी से, अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए, प्लेसेंटा से होते हुए मां के ब्लड में। ठीक है, ऐसे जो भी खाना पीना है वो मां के ब्लड से, प्लेसेंटा से होते हुए, अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए बच्चे के बॉडी में। और जो भी अपशिष्ट बना है बच्चे के बॉडी में, भ्रूण के बॉडी में, है ना, वो अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए, प्लेसेंटा से होते हुए मां के ब्लड में। इसलिए कहा जाता है कि जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस समय माता को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो क्या खा रही है, वो क्या खा रही है, उसके खान पान को अच्छे से ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि जो भी वो खाएगी वो रक्त में जाएगा, और वो जो रक्त है वो प्लेसेंटा में जाएगा, और प्लेसेंटा से वो सारी चीज़ें जो है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होते हुए बच्चे के बॉडी में जाएगा। ठीक, मानव में भ्रूण के विकसित होने की औसत अवधि कितनी होती है? तो अगर हम मनुष्यों की बात करते हैं तो महिला के गर्भाशय में भ्रूण का विकास लगभग 9 महीने तक होता है, उसके बाद वो बाहर निकलता है। शिशु का जन्म किसके संकुचन से होता है? तो शिशु का जन्म गर्भाशय के संकुचन से होगा, गर्भाशय की पेशियों के लयबद्ध संकुचन से। इस समय महिला के बॉडी में ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई होता है। ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई होने से क्या होता है कि जो गर्भाशय की पेशियां होती है वो संकुचित होती है, जिससे बच्चा जो है बाहर की ओर, योनि से बाहर की ओर आता है, और जब बच्चा बाहर आ जाता है तब हम बोलते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ है। यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है तो वह कितने समय तक जीवित रहती है? अंडाशय से अंडे का उत्सर्जन हुआ, फेलोपियन ट्यूब में वो अंडा इंतजार करता है 24 घंटे तक, एक दिन तक वो अंडा इंतजार करेगा कि शुक्राणु आएगा, निषेचित हम हो जाएंगे। लेकिन अगर निषेचन नहीं हुआ है तो एक दिन के बाद ही वो अंडा जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए फेलोपियन ट्यूब में अंडाशय से अंडे का जो उत्सर्जन हुआ है, फेलोपियन ट्यूब में वो जो अंड कोशिका है, अगर इसका निषेचन नहीं होता है तो लगभग एक दिन तक जीवित रहती है। राइट, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंडे का मोचन करता है, अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रति माह तैयार करता है। हर महीने जो है गर्भाशय अपने आप को तैयार करता है, ताकि अगर अंडे का निषेचन हो गया तो जो भ्रूण बनेगा वो आकर के अच्छे से गर्भाशय की भित्ति में स्थापित हो सके। उसको जीवित रखने के लिए बहुत सारी तैयारी जो है गर्भाशय के भीतर हर महीने होती है। इस तैयारी में जैसे कि अंतःभित्ति मांसल हो जाती है और स्पंजी हो जाती है, ब्लड सप्लाई भी बढ़ जाते हैं। यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है। अगर निषेचन हो गया, भ्रूण का निर्माण हो गया, तो जब गर्भाशय की भित्ति से जाकर के भ्रूण चिपकेगा तो उसका सही से पोषण हो सके, इसके लिए गर्भाशय जो है हर महीने खुद को तैयार करता है। जो अंतःभित्ति है मोटी हो जाती है, मांसल हो जाती है, स्पंजी हो जाती है। लेकिन मान लीजिए निषेचन ही नहीं हुआ, वैसे में क्या होगा? वो तैयारी किसी काम की नहीं है।
इस अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं होती है, नहीं रहती है। ये जो मांसल स्पंजी परत हो जाती है इसकी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि भाई निषेचन तो हुआ नहीं, एम्ब्रियो तो बनेगा नहीं, तो किसको पोषण जो है दिया जाएगा, किसी काम का नहीं है वो, फिर वो तैयारी। तो ये सारे परत जो नए नए बनते हैं वो धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होते हैं। इसी को हम ऋतुस्राव बोलते हैं, रजोधर्म बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, आम भाषा में पीरियड बोलते हैं। तो इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है तथा इसे हम लोग रजोधर्म बोलते हैं, ऋतुस्राव बोलते हैं। इसकी अवधि जो है 2 से 8 दिनों की होती है। अलग अलग फीमेल में ये जो टाइम है डिपेंड करता है। किसी में 3 दिन में पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, किसी में 4 दिन में, किसी में 5 दिन में हो सकता है और 8 दिन भी लग सकता है। पहला कथन है, निषेचन होने की अवस्था में गर्भाशय की परत की आवश्यकता नहीं रहती है। निषेचन न होने की अवस्था में गर्भाशय की परत की आवश्यकता नहीं रहती है, बिल्कुल सही है। यही परत धीरे धीरे टूटकर रुधिर और म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है, बिल्कुल सही है। निषेचन नहीं होने की अवस्था में, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। राइजोपस के निम्नांकित चित्र में कायिक अंग और प्रजनन अंग की पहचान कीजिए। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में कहा था कि ये जो तंतु है ये कायिक अंग नहीं है, ये कायिक अंग है, ये जनन अंग नहीं है। ये जो बीजाणु धानी है जिसमें बीजाणु का निर्माण होता है इसे हम लोग बोलते हैं जनन अंग। तो बी जो है ये कायिक भाग है, कायिक अंग है, और ये जो ए है ये प्रजनन अंग है। तो हम बोलेंगे कि ए प्रजनन अंग है और बी कायिक अंग है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ था ये पिछले वाले वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? पिछले पार्ट में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो गन्ना में होता है, अंगूर में होता है, गुलाब में भी होता है। गुलाब का आप डंडी काट लो, मिट्टी में लगा दो, नया गुलाब का पौधा उग जाएगा। सेम कहानी अंगूर के पौधे के साथ है, गन्ने के पौधे के साथ है। आम के पौधे को हम नहीं उगा सकते हैं कायिक प्रवर्धन द्वारा, इसे बीज से उगाया जाता है। इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? पुष्प के नर जनन अंग का घटक, तो नर जनन अंग में आपने 2 पार्ट्स देखे थे। पहली बात तो नर जनन अंग को हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। इनके 2 पार्ट्स परागकोश और तंतु। तो परागकोश है, तंतु है, पराग भी बोल सकते हैं। वर्तिका जो है ये मादा जनन अंग का भाग है। तो पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, परागकोश और तंतु, और इस परागकोश में पराग का निर्माण होता है। ये जो वर्तिका है ये मादा जनन अंग का भाग है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। मैंने आपसे कहा कि डायग्राम में लेवलिंग जो दिया हुआ है उसको आप ध्यान में रखिएगा। लेवलिंग छुपा करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अभी आपने देखा कि भाई ये योनि है, ये ग्रीवा है, ये गर्भाशय है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये अंडाशय है, राइट। तो निम्नांकित चित्र मानव मादा प्रजनन प्रणाली के खंडीय दृश्य को दिखाता है। ए और बी द्वारा नामांकित भागों के सही कार्य बताने वाले विकल्प का चयन कीजिए। एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। तो बी में क्या होता है? अंडाणु का निषेचन होता है। मैंने आपसे कहा फेलोपियन ट्यूब में ही अंडे का निषेचन होता है। तो बी में अंडे का निषेचन होगा। और ए जो है ये गर्भाशय है जिसमें क्या होगा, भ्रूण आकर के अंतर स्थापित होगा, इम्प्लांट करेगा, उसका इम्प्लांटेशन होगा। तो ए अंडाणु का निषेचन, बी अंडाणु का निर्माण नहीं। अंडाणु का निर्माण इस अंडाशय में होता है। ए अंडाणु का निषेचन सही है, बी भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास बिल्कुल सही है। भ्रूण का प्रत्यारोपण यानी कि इम्प्लांटेशन और उसका डेवलपमेंट जो है इसी गर्भाशय के भीतर होगा। बस बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न आपसे पूछा गया था। इसी के साथ ये पार्ट 2 जो है हमारा समाप्त होता है। जो अगला वीडियो आएगा वो दिवाली के बाद आएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। पीडीएफ के लिए आप ऐप पर जाएं। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।